जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो दोस्तों, आज से बिहार मध्य निषेध सिपाही की परीक्षा के लिए रुक्मणी प्रकाशन द प्लेटफॉर्म बुक से न्यू प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट कर रहे हैं और ये प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। और दोस्तों, ये क्लास आपको डेली रात 8 बजे लाइव चैट के साथ मिलेगा। तो आज आपका प्रैक्टिस सेट 1 है, तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो आज के सेशन का पहला प्रश्न है, अपचायक वह पदार्थ है जो क्या करता है। और दोस्तों, आप सभी को प्रत्येक प्रश्नों के उत्तर नीचे लाइव चैट में बताना है ताकि आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन हो सके। तो यहाँ पे पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, अपचायक वह पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। तो याद रखिएगा, बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। देखिए दूसरा प्रश्न है, सहसंयोजकता में क्या होता है। सभी ऑप्शन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। चलिए आंसर बताएंगे, सहसंयोजकता में क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, सहसंयोजकता में दोनों परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। तो सही जवाब है बी ऑप्शन। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने वर्ण लेखन की खोज की। एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको मार्क करके रखिएगा। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने वर्ण लेखन की खोज की। तो दोस्तों, तीसरे प्रश्न का सही जवाब है ए ऑप्शन, ट्वेट वैज्ञानिक ने वर्ण लेखन की खोज की थी। अच्छा, वर्ण लेखन से क्या किया जाता है, तो मिश्रणों को पृथक करने की यह प्रमुख विधि है वर्ण लेखन, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है क्रोमेटोग्राफी। यहाँ पे लिख देते हैं क्रोमेटोग्राफी, इसको इंग्लिश में बोला जाता है। तो दोनों को ध्यान रखना है, वर्ण लेखन या क्रोमेटोग्राफी। चौथा प्रश्न है, किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होगी। बिल्कुल आपके एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। चलिए आंसर बताएंगे, किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पे सही जवाब है बी ऑप्शन, 2 होती है। ध्यान रखना है, कितनी होती है, 2 होती है। पांचवा प्रश्न है, निम्न में से कौन सी राशि अदिश राशि है। चलिए 5 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे, निम्न में से कौन सी अदिश राशि है। दोस्तों, मैंने आपको अदिश राशि और सदिश राशि के बारे में पढ़ाया था। देखिए, जिस राशि को व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है उसे अदिश राशि कहा जाता है। और अदिश राशि के उदाहरण है दूरी, चाल, समय, क्षेत्रफल, कार्य, ऊर्जा, ये सभी जो है अदिश राशि है। और सदिश राशि किसे कहते हैं, तो जिसको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है उसे सदिश राशि कहा जाता है। सदिश के उदाहरण है विस्थापन, वेग, त्वरण, आवेग। तो यहाँ पे देखिए, विस्थापन जो है ये सदिश है। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सी अदिश राशि है। वेग भी देखिए सदिश है। तो छठा प्रश्न है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। चलिए आप सभी 6 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछिए, आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो है ये 25 सेंटीमीटर होती है। तो सही आंसर है सी ऑप्शन। अगर आपसे पूछे स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दूरी की अधिकतम दूरी कितनी होती है, तो अनंत होती है, जबकि न्यूनतम 25 सेंटीमीटर। धमनी और शिरा में रक्त का पीएच होता है। चलिए आप सभी 7 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और दोस्तों, एक बात आपको याद रखना है, अगर आपसे पूछे कि धमनी में किस प्रकार का रक्त प्रवाहित होता है, तो याद रखिएगा शुद्ध रक्त। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। धमनी में शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है, जबकि शिरा में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है।
तो यहाँ पे 7वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, धमनी में अधिक एवं शिरा में कम होता है रक्त का पीएच मान। आगे देखिए, फीमर तथा टिबिया फिबुला के बीच कौन सी संधि होती है। चलिए आप सभी 8 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। एक भी प्रश्न को आपको स्किप नहीं करना है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों, फीमर तथा टिबिया फिबुला के बीच कब्जा संधि होती है और इस संधि को हिंज ज्वाइंट भी कहा जाता है। यहाँ पे लिख देते हैं हिंज ज्वाइंट। तो आपको ऑप्शन में हिंज ज्वाइंट भी दे सकता है कब्जा संधि के जगह पर, तो दोनों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भ्रूण अनुपस्थित होता है। चलिए आप सभी 9 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। भ्रूण किसमें अनुपस्थित होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर हो जाएगा शैवाल में। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। भ्रूण जो है शैवाल में अनुपस्थित होता है। शैवाल का अध्ययन क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा फाइकोलॉजी। इसके लिए हमने आपको एक ट्रिक बताया था, सफाई और एक था कमाई। यानी कि आपसे एग्जाम में शैवाल का अध्ययन और कवक का अध्ययन दोनों पूछा जाता है। तो देखिए ट्रिक से कैसे याद रखेंगे। स से रिलेट कीजिए शैवाल को और फाई से फाइकोलॉजी, यानी शैवाल का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी। क से कवक, माई से माइकोलॉजी, यानी कवक का अध्ययन माइकोलॉजी, शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी। तो इस तरह से आपको याद रखना है। आगे देखिए, नाक से रुधिर का बहना कहलाता है। चलिए आप सभी 10 के लिए आंसर बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, नाक से रुधिर का बहना जो है ये एपिटैक्सिस कहलाता है। तो यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन डी, एपिटैक्सिस रोग है नाक से रुधिर का बहना। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्युत धारा के तापन प्रभाव का उदाहरण नहीं है। चलिए 11 के लिए फटाफट से आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है जो विद्युत धारा के तापन प्रभाव का उदाहरण नहीं है। तो ये है पंखे की कार्यशीलता, क्योंकि पंखे की कार्यशीलता जो है ये विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है, न कि विद्युत धारा के तापन प्रभाव पर। बाकी सभी ऑप्शन विद्युत इस्त्री, बल्ब, विद्युत केतली, ये सभी विद्युत धारा के तापन प्रभाव का उदाहरण है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक हार्डवेयर घटक नहीं है। बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, फटाफट से आंसर बताएंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, मेमोरी। मेमोरी जो है ये कंप्यूटर का हार्डवेयर घटक नहीं है, ध्यान रखना है। आगे देखिए, खाली स्थान वनों की कटाई के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारकों में से एक है। चलिए 13 के लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों, मध्य से सिपाही एग्जाम के लिए आपको डेली टॉपिक वाइज जीके जीएस की भी क्लास करनी चाहिए, ताकि आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सके, जिससे मध्य से सिपाही का एग्जाम एक बार में निकल जाए। तो टॉपिक वाइज जीके जीएस की क्लास के लिए आपको मेरे दूसरे चैनल पर जाना होगा। उस चैनल का नाम है दिवाकर स्टडी IQ, या फिर उस चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर डेली शाम 4 बजे टॉपिक वाइज जीके जीएस की क्लास चलती है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 13 नंबर का जो ऑप्शन है गलत दिया हुआ है। यहाँ पे ऑप्शन ए में है सूखा, बी ऑप्शन में है ज्वालामुखी विस्फोट, सी ऑप्शन में है साइक्लोन और डी ऑप्शन में है कृषि। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा कृषि हो जाएगा। कृषि वनों की कटाई के लिए जिम्मेदार है इन चारों ऑप्शन में से। आगे देखिए, हार्ड डिस्क किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। चलिए 14 के लिए आंसर बताएंगे। तो दोस्तों, हार्ड डिस्क जो है ये द्वितीयक स्टोरेज डिवाइस है। तो देखिए डी ऑप्शन में दिया गया है द्वितीयक स्टोरेज। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन सा है। चलिए 15 के लिए आंसर बताएंगे। और ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा,
इसको खासकर ध्यान रखें। तो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश जो है ये ब्राज़ील है। तो डी ऑप्शन जो ही बच्चे दे रहे हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखना है। और कॉफ़ी का भारत में सबसे उत्पादक राज्य पूछे तो कर्नाटक है, ध्यान रखना है। कर्नाटक राज्य जो है कॉफ़ी के उत्पादन में सबसे आगे है। अगला प्रश्न है, मेची नदी किस नदी की सहायक नदी है? चलिए आप सभी 16 के लिए आंसर बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, मेची नदी जो है महानंदा नदी की सहायक नदी है। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, सीमा सड़क संगठन खाली स्थान के अंतर्गत आता है। चलिए आप सभी 17 के लिए फटाफट से आंसर बताइए। सीमा सड़क संगठन खाली स्थान के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे सही जवाब है ए ऑप्शन, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, मलेशिया की मुद्रा क्या है? चलिए आप सभी 18 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। मलेशिया की मुद्रा क्या है? और दोस्तों आपको एक भी दिन क्लास को मिस नहीं करना है, आपको डेली क्लास करना है। तो दोस्तों मलेशिया की मुद्रा जो है डी ऑप्शन रिंगित है, ध्यान रखना है। यूरो किस देश की मुद्रा है? तो ऑस्ट्रिया हो गया, फिनलैंड हो गया, बेल्जियम हो गया, आयरलैंड, इटली, इन सभी देशों की मुद्रा यूरो है। पेसो की बात करें तो अर्जेंटीना, चिली, कोलंबिया, फिलीपींस, इन सभी देशों की मुद्रा पेसो है। अगला प्रश्न है, भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो 19 का आंसर जो ये बच्चे डी ऑप्शन बता रहे हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है, एम फातिमा बीबी। खाली स्थान, यूएन चार्टर का स्थापना दिवस कब है? चलिए आंसर बताएंगे। यूएन चार्टर का स्थापना दिवस है। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 24 अक्टूबर 1945 सी ऑप्शन में दिया गया है। 24 अक्टूबर 1945 यूएन चार्टर का स्थापना दिवस है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा टूर्नामेंट हॉकी से संबंधित है? चलिए किसके लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है, पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, तो आप सभी सेशन को दिल से ज़रूर लाइक करें। तो यहाँ पे 21 का आंसर क्या हो जाएगा? तो जो ही बच्चे ए बता रहे हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। रंगास्वामी कप जो है हॉकी से संबंधित है। हॉकी से संबंधित और भी बता देते हैं, जैसे पूछा जाता है ध्यानचंद कप, यहाँ पे लिख देते हैं ध्यानचंद कप, ये भी हॉकी से है। सिंधिया कप पूछा जाता है, ये भी हॉकी से संबंधित है। आगा खा कप पूछा जाता है, हॉकी से संबंधित है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संरचनागत सुविधा के अंतर्गत नहीं आता है? चलिए 22 के लिए आंसर बताएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, मनोरंजन जो है ये संरचनागत सुविधा के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न है, किस स्थान को समुद्रपुत्र कहते हैं? और दोस्तों सेशन के लास्ट में आप सभी को अपना अपना स्कोर कमेंट करके ज़रूर बताना है, मैं सभी के स्कोर को चेक करूंगा। तो किस स्थान को समुद्रपुत्र कहते हैं? सही आंसर है गंगा सागर। गंगा सागर को समुद्रपुत्र कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस ग्रंथ में गांधी जी को सर्वोदय के दर्शन का सूत्रपात करने के लिए प्रेरित किया? चलिए आंसर बताएंगे कौन सा ग्रंथ है। तो दोस्तों यहाँ पे 24 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अनटू दिस लास्ट, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? चलिए 25 के लिए आंसर बताएंगे। बिल्कुल एग्जाम के लिए सिलेक्टेड प्रश्न है।
गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो सही आंसर है कुशीनगर में। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिया था? श्रावस्ती में दिया था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। कब? तो 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ था। इन सभी फैक्ट को आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन मुगलों के किस भवन में रखा गया था? चलिए 26 के लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों प्रश्नों के साथ आपको जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं उनको ध्यानपूर्वक सुने, आपका रिवीजन होता है और एग्जाम में भी प्रश्न बनता है। तो यहाँ पे 26 का आंसर क्या हो जाएगा? तो डी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। दिल्ली के लाल किले का दीवान ए आम जो है इसी में मयूर सिंहासन को रखा गया था। और पूछा जाता है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो याद रखिएगा मोहम्मद शाह रंगीला। अगला प्रश्न है, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ था? चलिए आप सभी 27 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको मार्क करके रखना। तो देखिए दोस्तों, जैन धर्म श्वेतांबर एवं दिगंबर संप्रदायों में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में विभाजित हुआ था। तो सही जवाब है ए ऑप्शन, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? तो मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। और इनका उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार। यहाँ पे लिख देते हैं बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था और बिंदुसार का उत्तराधिकारी था अशोक। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का शासक जो दिल्ली से अपनी राजधानी एक ऐसे शहर में ले गया जिसे बाद में आगरा नाम से जाना गया। चलिए आंसर बताएंगे, दिल्ली सल्तनत का कौन शासक था? तो यहाँ पे 28 का आंसर जो ये बच्चे बी बता रहे हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है सिकंदर लोदी। याद रखना है, सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना की थी और 1506 ईस्वी में इन्होंने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। तो सही आंसर है सिकंदर लोदी। याद रखना है। अगला प्रश्न है, होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी? चलिए आंसर बताएंगे। यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बताना है। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, होम रूल लीग की स्थापना 1916 में होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध के समय में, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध का जो समय है 1914 से लेकर 1918 तक है और जिसके बीच में 1916 में होम रूल लीग की स्थापना होती है। अगर आपसे पूछे कि होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था, तो याद रखिएगा पुणे में किया था किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। और मद्रास में किया था एनी बेसेंट ने। तो दोनों को याद रखना है। पुणे में पूछे तो बाल गंगाधर तिलक और मद्रास में एनी बेसेंट ने। राजा साहू का प्रथम पेशवा कौन था? चलिए 30 के लिए आंसर कीजिए। राजा साहू का प्रथम पेशवा कौन था? तो यहाँ पे सही जवाब है बालाजी विश्वनाथ राजा साहू का प्रथम पेशवा था। सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में आज़ाद हिंद फौज की कमान किस देश में संभाली? तो 31 का आंसर क्या होगा? फटाफट से आंसर कीजिए। तो जो ये बच्चे सी बता रहे हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है सिंगापुर। साल और सागौन सबसे महत्वपूर्ण खाली स्थान पेड़ है। चलिए 32 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। और देखिए बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो साल और सागौन जो है ये सबसे महत्वपूर्ण पर्णपाती पेड़ है। तो ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही आंसर है। देखिए पर्णपाती वन के प्रमुख वृक्ष बता देते हैं।
सखुआ जिसको साल बोला जाता है, सागौन है, शीशम, चंदन, पीपल, बरगद, ये सभी जो है पर्णपाती वन के पेड़ है। किस भारतीय शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है? तो दोस्तों यहाँ पे 33 का आंसर क्या हो जाएगा? याद रखिएगा नागपुर। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। नागपुर शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कांग्रेस के किस अधिवेशन में लिया गया था? चलिए आप सभी 34 के लिए आंसर करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, लाहौर अधिवेशन में लिया गया था। और लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ध्यान रखना है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो कि सुंदरवन का डेल्टा है, क्षेत्रफल क्या है? आपको ये भी ध्यान में रखना है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो सुंदरवन का डेल्टा है और इसका क्षेत्रफल है लगभग 75,000 वर्ग किलोमीटर। तो सही जवाब है डी ऑप्शन, 75,000 वर्ग किलोमीटर। अरब सागर और फारस की खाड़ी जुड़े हुए हैं। चलिए 36 के लिए आंसर बताएंगे। किस जलडमरू मध्य के द्वारा जुड़े हुए हैं? तो दोस्तों यहाँ पे आंसर हो जाएगा हारमुज जलडमरू मध्य के द्वारा अरब सागर और फारस की खाड़ी जुड़े हुए हैं। अगर पूछे बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर किस जलडमरू मध्य के द्वारा जुड़े हुए हैं? तो पाक जलडमरू मध्य के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से स्थान का दैनिक तापांतर उच्चतर होता है? चलिए 37 के लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों प्रश्नों के लेवल को देखकर भी आपको पता चल गया होगा, इस बुक में सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट दिए गए हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 37 का दिल्ली। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बद्रीनाथ किस नदी के तट पर बसा है? चलिए 38 के लिए आंसर बताएंगे। और दोस्तों जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आप लोगों से एक भी इम्पोर्टेंट सेशन मिस ना हो। डेली रात 8 बजे आपको ये क्लास मिलेगा। और अगर आप लोग बिहार पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो 8:30 बजे की क्लास को आप लोग अटेंड कर सकते हैं। तो बद्रीनाथ किस नदी के तट पर बसा हुआ है? अलकनंदा नदी के तट पर। ध्यान रखना है, पूछा जाता है लखनऊ, तो लखनऊ जो है गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है। अयोध्या पूछा जाता है सरयू नदी, इन सभी को ध्यान रखना है। और एक पूछा जाता है अहमदाबाद, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अहमदाबाद जो है साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है। तो इन सभी फैक्ट को आपको ध्यान रखना है। टम्बोलो असलाकृति का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा होता है? तो देखिए दोस्तों, टम्बोलो जो है सागरीय जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। तो सही जवाब है सी ऑप्शन, सागरीय जल। कॉकपिट ऑफ यूरोप किस देश को कहा जाता है? देखिए एक बार आपके एग्जाम में पूछा गया था, प्यासी भूमि का देश किसे कहा जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया को। ध्यान रखना है, ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। और कॉकपिट ऑफ यूरोप कहा जाता है किस देश को? तो बेल्जियम को कहा जाता है। पहाड़ के ढलान पर मुख्य रूप से क्या उगाया जाता है? चलिए 41 के लिए आंसर बताएंगे। पहाड़ के ढलान पर मुख्य रूप से क्या उगाया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? तो जो भी बच्चे बी बता रहे हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। चाय की खेती होती है पहाड़ के ढलान पर। और भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन कहाँ होता है? असम में। ध्यान रखना है, असम में। और कहवा पूछे तो कहवा उत्पादन में कर्नाटक का प्रथम स्थान आता है। भटकल बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? चलिए 42 के लिए आंसर बताएंगे।
और दोस्तों एग्ज़ाम से पहले इस बुक के सारे प्रैक्टिस सेट को आपको ख़त्म करना है, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे 42 का आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, भटकल बंदरगाह जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। निम्नलिखित में से किसका मूल संविधान में समावेश नहीं था? ध्यानपूर्वक सभी ऑप्शन को पढ़ें। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किसका मूल संविधान में समावेश नहीं था? तो जो भी बच्चे ए बता रहे हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए दोस्तों, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं था। इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत संविधान में जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, मैंगो सावर किस राज्य के फलों को पकाने में सहायता करता है? तो 44 का आंसर क्या होगा? याद कर लीजिए। मैंगो सावर कर्नाटक राज्य के फलों को पकाने में सहायता करता है। तो सही आंसर है डी ऑप्शन। किस संवैधानिक संशोधन विधेयक द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से 5 वर्ष कर दिया गया? देखिए दोस्तों, लोकसभा का सदस्य बनना है तो न्यूनतम उम्र 25 वर्ष और राज्यसभा का सदस्य के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष। राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति के लिए उम्र सीमा 35 वर्ष है। तो यहाँ पे 45 का आंसर क्या हो जाएगा? तो जो ही बच्चे बी बता रहे हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है 44वें संविधान संशोधन, जो कि 1978 में हुआ था। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, और देखिए ये जो है 61वां संविधान संशोधन एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। ये संशोधन 1989 में हुआ था और इसमें क्या किया गया था? तो मतदान की जो आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। सेल की स्थापना कब हुई थी? देखिए, सेल का मतलब यहाँ पे होता है भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड। तो इसकी स्थापना कब होती है? 1984 में। याद कर लीजिए कब होती है? 1984 में। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि किस राज्य में हुई थी? तो दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, मेघालय। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किसने कहा था, तख्ते लंदन तक चलेगी तेगे हिंदुस्तान की? तो ये कथन किसका है? तख्ते लंदन तक चलेगी तेगे हिंदुस्तान की। तो याद रखिएगा बहादुर शाह जफर। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर है, बहादुर शाह जफर। आर्थिक विकास का वास्तविक अर्थ क्या है? चलिए 49 के लिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, आर्थिक विकास का वास्तविक अर्थ है प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में वृद्धि होना। तो यहाँ पे सही जवाब है ए ऑप्शन। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भारत में हिंदू वृद्धि दर किस विषय से संबंधित है? चलिए आंसर बताएंगे। तो दोस्तों, भारत में हिंदू वृद्धि दर जो है ये राष्ट्रीय आय से संबंधित है। तो ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही आंसर है। और राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है? तो सेवा क्षेत्र का है, जिसको तृतीय क्षेत्र भी कहा जाता है। और भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? गोवा है। और सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य बिहार है। ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो सभी लोग सेशन को दिल से लाइक करें और सेशन को अधिक से अधिक ज़रूर शेयर करें।